राधे राधे दोस्तों, यह सच्ची घटना पर आधारित है। रात के लगभग 3:15 बज रहे थे और बाहर बड़ी जोर की बारिश हो रही थी और रचना अपने कमरे में कमलेश के साथ सोई हुई थी। तभी उसकी आंख में एक छोटे के बच्चे के हंसी की आवाज़ सुनकर खुल जाती है। वो अपने पति को जगाने की कोशिश करती है। जी सुन रहे हो? देखो, हॉल में से किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आ रही है। आओ देखो तो कौन है। मगर कमलेश अपने सपनों में इतना खोया है कि उसे रचना की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। रचना कुछ देर ऐसे ही लेटी रहती है, आँखों को बंद करने की कोशिश करती है, मगर जब उसे दोबारा वो हंसी सुनाई देती है तो उसे रहा नहीं जाता और वो बिस्तर के सहारे बड़ी मुश्किल से उठती है और चुपचाप हॉल की तरफ धीरे धीरे चल पड़ती है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और वो सोच में पड़ गई कि इस समय एक कौन सा बच्चा उनके घर में घुस गया है। वह अपनी सांसों के थामे और दीवार के सहारे हॉल की तरफ जा पहुंची। हॉल में उसने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक 5 साल का लड़का जो भीगा हुआ लग रहा था, बाल बिखरे हुए, सारा शरीर सफ़ेद, आँखें ऐसी जो अंधेरे में बिल्ली जैसी चमक रही थी। पलथी मारे बैठा वो एक नवजात बच्चे को गोदी में लिए खिला रहा था। तभी रचना के मुंह से निकला, तुम। उसकी आंखों में खौफ उतर आया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बच्चे को जानती हो। तभी उस बच्चे की नज़र रचना पर आ टिकी। वो मुस्कुराया और बोला, दीदी देखना, इसे मैं बिल्कुल अपने जैसा देख रहा हूँ। इतना कहते ही वो लड़का भय मुस्कुराते हुए बच्चे को लेकर जाने लगा। रचना ने एकदम से महसूस किया कि उसे अपने पेट में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। वो नॉर्मल थी। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो लड़का उसका बच्चा लिए भाग रहा हो। वह अपना बच्चा लेने के लिए आगे बढ़ी, मगर वो लड़का अंधेरे में उस मुस्कान के साथ गायब हो गया। रचना चिल्लाई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी कमलेश ने उसे नींद में से जगाया और पूछने लगा, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कोई फिर से डरावना सपना देखा क्या? इस पर रचना बोली, वो ले जाएगा हमारे बच्चे को। वो आ गया है, हमें और हमारे बच्चे को जीने नहीं देगा। वो मेरे कौन आ गया है? तुम पहले शांत हो जाओ। ये लो पानी पी लो, कुछ भी नहीं हुआ है तुम और तुम्हारा बच्चा सब ठीक है, कोई डरने की बात नहीं। कमलेश ने रचना को हिम्मत दी। रचना ने रोते रोते कहा, नहीं नहीं, वो मेरे बच्चे को ले जा रहा है। देखो, मेरा पेट भी नहीं निकला है। इतना कहते ही वो अपने पेट पर हाथ फेरती है, मगर उसका पेट वो चौंक जाती है और कमलेश से प्रॉपर चेकअप के लिए कहती है। कमलेश अपनी पत्नी की हालत देखकर निश्चिंत हो गया था। जब से उसकी पत्नी का 8वां महीना लगा, तब से उसे ये डरावने सपने आने लगे हैं। उसे लगता है कि कोई है जो उसे बच्चे को उससे छीन कर ले जाएगा। वो इसके लिए अपनी पत्नी रचना के साथ अपने डॉक्टर दोस्त रवि के पास भी गया। डॉक्टर रवि ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है, बच्चा तो एकदम हेल्थी है। तब जाकर दोनों पति पत्नी के सांस में सांस आई। रचना को बाहर बैठाकर कमलेश ने अकेले में रवि से पूछा तो रवि ने कहा कि समझ कर यार, इससे पहले वाला बच्चा 8वें महीने में ही मिसकैरेज हो गया था, तो शायद उनको उसी बात से श्रम हो रहा होगा। कमलेश को रवि की बात सुनकर पिछले साल की वो मनहूस रात आ गई। पिछले साल जब रचना 8वें महीने की गर्भवती थी तो एक रात जब कमलेश अपने बिस्तर में सोया हुआ था, तभी उसे रचना के रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ। इतना कहते वो अपने पेट पर जोर जोर से
मार रही थी। वो ये सब नींद में ही कर रही थी। कमलेश ने रचना को झकझोर कर उठाने की कोशिश की, मगर तब तक देर हो गई थी। बिस्तर पूरा लाल खून से सना गया था और रचना बेहोश हो गई थी और दोनों ने अपना पहला बच्चा को खो दिया। रवि ने कमलेश को यही सलाह दी कि भाभी जी को बस स्ट्रेम था थोड़ा सा, मगर मुझे उन्हें यह समझाना है कि वो ज़्यादा काम या किसी बात से ज़्यादा परेशान ना हो, खुश रहे बस, बाकी बच्चा एकदम हेल्थी है। रवि की ये बात सुनकर दंपति थोड़ा तो परेशान से मुक्त हो गया था, मगर उनकी ये खुशी कुछ ही दिन के मेहमान थी। एक हफ्ते बाद कमलेश को उसके सास का फ़ोन आता है कि रचना के दादा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और वो रचना को बहुत याद कर रहे हैं, मगर तुम रचना को कुछ दिन के लिए लेते आओ तो ठीक रहेगा। कमलेश सोच में पड़ गया कि इससे रचना को कोई स्ट्रेम ना हो जाए। फिर से ये सोचकर इसी बहाने वह कुछ दिन अपने घर रह लेगी तो उसे शायद अच्छा लगे। कमलेश उस दिन जल्दी घर आ गया और रचना को बोला कि उसके दादा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो अगले दिन उनके यहाँ नैनीताल जा रहे हैं। चूँकि रचना अपने दादा की चहेती थी, इसीलिए उनसे ये सुनते ही पैकिंग शुरू कर दी। कमलेश ने पैकिंग में रचना की मदद की और अगले दिन दोनों तैयार होकर नैनीताल निकलने को, मगर घर जाने के नाम से और कुछ भी सपने देखे थे। रचना उसे सोच कर उसे कुछ डर सा लग रहा था। वो ये सोच रही थी कि कहीं ये उसी वापस बुलाने की कोशिश, कोई साजिश तो नहीं साथ दिया और उनको उनकी मंजिल तक ले गया। रचना की माँ ने उन दोनों के रुकने का इंतजाम करवाया। कमलेश घर के पीछे वाले हिस्से में ऐसे ही टहल रहा था कि उसकी नज़र घर के पीछे बने एक बहुत पुराने कमरे की ओर गया। उनसे रचना से उस कमरे के बारे में पूछा, मगर उसे कमरे के बारे में सुनकर रचना डर गई और वह वहाँ से भाग गई। कमलेश को रचना का ऐसा भाग जाना थोड़ा अटपटा लगा। आखिर उस कमरे की बात सुनकर रचना के माथे पर पसीना क्यों आ गया? ऐसा क्या है उस कमरे में? कमलेश उस कमरे की ओर बढ़ा। वो जैसे जैसे उस कमरे के नज़दीक जा रहा था, उस कमरे के प्रति दिलचस्पी और बढ़ी रही थी। कमलेश ने देखा कि उस कमरे पर ताला लगा हुआ। कमलेश ने रचना की हालात को नज़रअंदाज रख कर उस कमरे के बारे में रचना की माँ से पूछने चला गया। जब उसने रचना की माँ से पूछा उस बंद कमरे के बारे में, रचना की माँ चौंक गई और कमलेश को डांटते हुए कहा, तुम गए थे उस कमरे के पास? खबरदार जो आइंदा उस कमरे के पास गए, उस कमरे ने इस घर की खुशियाँ खाई है। तुम्हारे लिए ठीक यही है कि मेहमान बनकर आए हो, मेहमान बनकर रहो। मगर कमलेश को उनकी ये बात हजम नहीं हुई। उसने कहा, कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? रचना से पूछा तो वो डर गई। आपने मुझे डांट दिया, अपनी जानती भी हैं इसमें हमारा पहला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया, तभी इसे रचना को सपने आते हैं। किसी 5 साल के बच्चे का वो कितनी डरी रहती है। हरदम मुझे अपनी रचना वापस जैसी ही चाहिए, मुस्कुराती हुई, और माँ उसके हर डर का राज जानकर ही रहूँगा। रचना के लिए इतनी फिक्र देख कर उसकी माँ का दिल भी पसीज गया और उसने पर्दा उठाया। एक बीते हुए भयानक राज। देहरादून का छोटा सा एक गांव लोहागढ़ और उस गांव के चारों ओर पहाड़ और बेहद ही खूबसूरत नज़ारे। इसी गांव में एक घर था जगदीश रावत जी का। उनका बेटा तो देश के लिए शहीद हो गया था और घर में थी उनकी बहू और पोती रचना, जो अभी 7 साल की थी। रचना में मानो उनके प्राण बसते थे। रचना वो दादा बाद में
एक अच्छे दोस्त पहले थे, मगर पिंटू भी रचना का बहुत ही प्यारा दोस्त था। पिंटू जैसे तो उनके पड़ोसी गोपाल जी का बेटा लड़का था, मगर तो रचना को अपनी ही दीदी मानता था। दोनों बचपन में आपस में बहुत ही खेलते थे और उनके मौज मस्तियाँ देखकर हमें भी खुशी मिलती थी। सब अच्छा चल रहा था, मगर उस दिन रचना की माँ बोलते बोलते ठिठक गई। उस दिन और क्या हुआ? उस दिन कमलेश ने माँजी से पूछा, एक दिन हमारे यहाँ घर के पीछे एक गेस्ट हाउस बनाने का काम चल रहा था। गेस्ट हाउस का काम लगभग हो ही गया था, बस मिस्त्री लोग घर में लोहे वाले दरवाजे लगा रहे थे। वो दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ही भारी था और कुछ देर बाद जब वो लोग खाने के लिए वहाँ से हटे तो रचना और पिंटू उनके पीछे घर में पकड़म पकड़ाई खेलने लगते। खेलते खेलते रचना ने उस दरवाजे को जैसे ही खोला, वो दरवाज़ा चौखट सहित रचना के पीछे दौड़ रहे पिंटू के सर पर गिर गया। दरवाजे के तीखे नोकों से पिंटू का सिर फट गया और उसके ऊपर वो भारी सा दरवाज़ा गिर गया। रचना दौड़कर वो दरवाज़ा उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो दरवाज़ा उस अकेली से नहीं उठा। पिंटू दर्द से कहरा रहा था, वो बस रचना दीदी कह रहा था। रचना दौड़ के अपने दादाजी के पास गए। जगदीश ने यह सुना तो वो फौरन गेस्ट हाउस की ओर भागे, मगर जब तक पहुँचे देर हो गई थी। पिंटू की सांसें थम चुकी थी। वह कमरा पूरा खून से सना गया था। गोपाल जी और उनकी पत्नी दोनों का बुरा हाल था। मिसिज गोपाल जी ने अपना सारा भड़ास मेरे पर निकाला, मगर कुछ देर बाद गले लगकर रोने भी लगी थी। बस हम सभी पिंटू के जाने से बहुत ही उदास थे, मगर रचना को पिंटू के जाने क्या सदमा लग गया था। वो अकेले रातों में छुप छुप कर रोती थी, मगर एक रात हमें उसके कमरे में चिल्लाने की आवाज़ आई। हम दौड़कर उसके कमरे में गए तो देखा रचना जमीन पर गिरी हुई है। रचना ने हमें बताया पिंटू ने उसे बिस्तर से गिरा दिया। मैं और उसके दादाजी को लगा कि ये पिंटू को अभी भी बहुत मिस कर रही है, मगर उस दिन के बाद से हमने कभी भी रचना को रोते हुए नहीं देखा। रचना अकेले ही खुश रहने लगी। ढेरों घंटे वो अपने कमरे में हो बिताने लगी। वो किसी से बात कर रही थी। रचना को एक दिन जब मैंने किसी से बात करते हुए सुना तो मुझसे रहा नहीं गया और उसके कमरे में घुस गई, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा क्या देखा? अपने कमलेश ने पूछा। रचना की माँ ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। अगले ही दिन रचना के दादा ने एक तांत्रिक को बुलवाया और पूरे मंत्र के साथ वो पिंटू को एक बोतल में कैद कर के ले गए, लेकिन वो गेस्ट रूम हमेशा के लिए बंद हो गया। सारी कहानी सुनकर कमलेश को बड़ा झटका लगा। उसने रचना की माँ को बोला, इतने सालों से आप लोगों ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? रचना की माँ नीची नज़रों से कहा, मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताई कि कहीं तुम रचना को ना छोड़ दो, और रचना ने शायद इसीलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो ये सब शायद याद ना करना चाहती हो। वो याद भले ही नहीं करना चाहती, मगर कोई है जो उसे वो सबसे नहीं देना चाहता। कमलेश ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन नहीं भूलने दे रहा है इसे? रचना की माँ ने बड़ी अड़चन से पूछा। पता नहीं, शायद पिंटू उसके सपने में आता है और रचना को लगता है कि हमारे पहले बच्चे को पिंटू ने ही मारा है। क्या आपके पास उस तांत्रिक का पता है? रचना की माँ, हाँ, वो इस गांव के बाहर जो नदी है उसके उस पार एक झोपड़ी में रहते हैं। कमलेश, वैसे तो मैं बाबा लोगों पर विश्वास नहीं करता, मगर
एक बार रचना के लिए कोशिश जरूर कर सकता हूँ। मैं कल सुबह ही वहाँ के लिए निकलूँगा। वैसे पिंटू के माँ बाप का क्या हुआ? रचना की माँ उस हादसे के कुछ महीनों बाद पिंटू के पिताजी ने घर छोड़ दिया, मगर हर महीने मनी ऑर्डर भेजते हैं और उनकी माँ पिंटू के गम में ही रहती है। वो अभी भी अपने पड़ोस में ही रहते हैं। कमलेश ने इस बात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और अगले सुबह ही तैयारी में लग गया। अगली सुबह कमलेश उस तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए निकल गया। इधर रचना को माजी और कमलेश के बीच हुई बातों की कोई भी जानकारी नहीं थी। रचना ऊपर वाले कमरे में चली गई, जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। बहुत अंधेरा था उस कमरे में। सूरज को रोशनी इस कमरे में नाम मात्र ही आ रही थी। इस अंधेरे से कमरे में रचना को अचानक से लगा कि कोई आकृति कमरे के कोने से उसे देख रही हो। यह और कोई नहीं बल्कि पिंटू ही था। बचपन में उसे पिंटू की जान ना बचा पाने का दुख और ग्लीन तो था ही, मगर इस समय उसे अपने अजन्मे बच्चे को पिंटू से बचाना था, जो उसके बच्चे की जान लेने को आतुर था। तुमने मुझे मार दिया था। पिंटू की आवाज़ में वो गुस्सा और बदले की भावना दोनों ही साफ साफ झलक रहा था। पिंटू की बात सुन कर रचना थोड़ी मजबूत बनी। उसने कहा, मैं सिर्फ बच्ची थी उस समय। मैंने तुम्हें बचाने के लिए क्या नहीं किया, मगर जब तक मैं मदद लेके आई तब तक तुम हमको सबको छोड़कर चले गए थे। नहीं, मैं नहीं, तुम मुझे छोड़कर भाग गई। पिंटू ने गुस्से में थूका। अब तुम अपने पेट में एक और जिंदगी को पाल रही हो। वो जिएगा या मुझसे जीने का हक नहीं था? इतना कहते ही वह रचना को मारने के लिए उस पर झपट गया, मगर वह रचना तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि उसे रोकने के लिए दादाजी की आत्मा आ गई। दादाजी की आत्मा क्यों? मैंने बोला था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये देखकर रचना का आत्मविश्वास बढ़ गया, मगर अगले ही पल पिंटू दादाजी को अपने साथ लेकर कहीं गायब हो गया। रचना चिल्लाते रह गई, मगर दादाजी वापस नहीं आए। रचना दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उसने उससे सब बता दिया। रचना की बातें सुनकर मिसेज रावत को पता चल गया कि पिंटू वापस आ गया है। उधर कमलेश ने तांत्रिक को जब अपने और रचना के साथ हो रहे हादसे के बारे में बताया तो तांत्रिक को सारी बात समझ में आ गई। तांत्रिक ने बताया कि पिछले साल ही उनके किसी चेले से वो बोतल गुम गई थी जिसमें पिंटू था। हो सकता है उसमें से निकल गया हो। तांत्रिक और कमलेश फौरन ही गांव के लिए निकल गए और लगभग 1 घंटे में वो घर पहुंच गए। तांत्रिक ने घर को देखते ही कहा कि इस घर में 2 आत्माओं का वास है और उन्हें आत्माओं को कैद करने के लिए वो पुराने गेस्ट हाउस वापस खुलवाया। इधर घर में अजीबो-गरीबो घटनाएं होने लगी। जब से तांत्रिक बाबा आए थे, तांत्रिक बाबा ने गेस्ट हाउस के चारों ओर आटा का घेरा बनाया और कहा कि जब तक ये विधि संपन्न नहीं हो जाती तब तक इस कमरे में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और ना ही वो रक्षा कवच तोड़ेगा। तांत्रिक बाबा की तैयारी होते होते शाम हो गई और घर में सामान के टूटने और गिरने की आवाज़ें और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो, कोई मदद मांग रहा हो। कमलेश बेचैन सा हो उठा। जैसे ही उठा, रचना ने उसका हाथ पकड़ लिया, रोका और कहने लगी कि मत जाओ आप, यह उसी की आवाज़ है। उसके इतना कहने पर कमलेश बैठ गया। अब बाबा ने अपना मंत्र बोलना शुरू कर दिया। घर में उठी रही आवाज़ धीरे धीरे कम हो रही थी और कुछ देर बाद एकदम से ख़त्म हो गई, मगर तभी तुरंत बाबा ने अपना हाथ हवा में उड़ाया और एक बड़ी तेज आवाज़ के साथ पिंटू का गला उसके हाथ के शिकंजे में फंस गया। पिंटू बहुत ही चिल्ला रहा था। उसे देखकर रचना बहुत ही
डर गई थी। कमलेश भी डरा हुआ था, क्योंकि ऐसा उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। पिंटू अब बस बोतल में आ जाने ही वाला था, तभी पता नहीं कहाँ से पिंटू की माँ गेस्ट हाउस से अंधाधुन पिंटू पिंटू कह कर घुसी। उसके गेस्ट हाउस में घुसने से वह रक्षा कवच टूट गया, और जैसे ही रक्षा कवच टूटा, बाबा का मंत्र कमजोर पड़ गया और पिंटू ने बाबा की आंखों में अपने अंगूठा डालकर उनकी आंखें ही फोड़ दी। उसका दर्द इतना था कि बाबा वहीं फर्श पर धंधो मुंह गिर पड़े, और पिंटू ने गुस्से में एक चाकू उठाया रचना की ओर चला दिया, मगर पिंटू की माँ बीच में आ गई और उनके गला कट गया। उनके गले से खून की धार बहुत तेज निकल रही थी। उनके आखिरी लफ्ज यही थे कि यह मेरा बेटा नहीं हो सकता, यह मेरा बेटा नहीं है। अपनी माँ के मुंह से अपने लिए ऐसा सुनकर पिंटू को बहुत झटका लगा। पिंटू का गुस्सा मानो जैसे अब शांत हो गया। वो अपने किए पर शर्म रहा था। वह यह सोच रहा था कि अपने बदले की आग में उसने अपनी ही माँ का गला काट दिया। वो अपनी माँ के साथ लाश के पास रो रहा था और सबसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। पिंटू ने कहा कि ना जाने उसे कैसे अब मोक्ष मिलेगा, उसके ऊपर इतने मौत का कर्ज है, वो कैसे इन बात सब से मुक्त होगा। हम सबने उसकी मृत्यु के लिए उसे माफ़ कर दिया, उसे सबकी माफ़ी मिल गई थी, मगर अभी भी उस पे हमारे पहले बच्चे की मौत का कर्ज था, जो उसे इस दुनिया से जाने से रोक रहा था। मगर तभी रचना का लेबर पेन शुरू हो गया और रचना ने महसूस किया कि जैसे उसके में एक नई ऊर्जा आ गई। उसने पिंटू से कहा, मामा आप चिंता मत करो, मैंने भी आपको माफ़ कर दिया है। आप पर सब किसी का भी कोई कर्ज नहीं रहा। अब आप इस आत्मा योनि से मुक्त हो जाओ। इतना कहते ही रचना बेहोश हो गई। कमलेश और माजी दोनों दौड़कर रचना के पास पहुंचे और इधर पिंटू को अब मोक्ष मिल चुका था। वो इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा चुका था। कमलेश और माजी ने रचना को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और कुछ घंटे बाद ही रचना और कमलेश को लड़का हुआ और दोनों को ही माँ बाप का सुख मिला और मिसेज रावत जी भी नानी बन गई। यह कहानी मनोरंजन और कल्पना पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी को धार्मिक भावना या सामाजिक मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इसे एक फिक्शनल कहानी के रूप में लें। मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।